नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके है और अभी हम तेजस MK1 और MK1A फ्लीट में इस्तेमाल होने वाली जेन इलेक्ट्रिक F404 सीरीज की इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी जेन इलेक्ट्रिक की तरफ से सही टाइम पर इन इंजन्स को भारत को सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से तेजस MK1A की प्रोडक्शन डिले हो रहा है। अभी ऐसे 99 इंजन के लिए जेन इलेक्ट्रिक को पहले से ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसके बाद एडिशनल इंजन के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्स्ट्रा 97 तेजस MK1A को खरीदने का फैसला किया जा चुका है। लेकिन सप्लाई चेन इशू होने की वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स को डर है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो इसका पूरा असर जो है वो तेजस की फ्लीट के ऊपर पड़ने वाली है, क्योंकि अभी हम 200 के आसपास तेजस MK1A को ऑपरेट करने वाले हैं, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन्वॉल्व करने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि आगे चल के जेन इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन के लिए भारत में एक डेडिकेटेड MRO फैसिलिटी को ओपन किया जाए, जहां पर तेजस MK1A में इस्तेमाल होने वाले सभी इंजन की सर्विस, ओवरऑल और मेंटेनेंस को कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स का भरोसा जेन इलेक्ट्रिक के ऊपर उड़ चुका है, जिस वजह से वो MRO फैसिलिटी के लिए अब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। इसके अलावा अभी इंडियन एयरफोर्स तेजस MK1A फ्लीट की इंजन्स की मेंटेनेंस को लेके भी HAL के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, जिस वजह से अभी वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की मदद से इन इंजन्स की फ्यूचर सर्विस और मेंटेनेंस के लिए एक सेपरेट MRO फैसिलिटी को ओपन करना चाहते हैं या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि आगे चल के इन सभी इंजन्स के मेंटेनेंस का काम करने वाला है। और ऐसा करने से जल्दी तेजस MK1A की इंजन की सर्विस और मेंटेनेंस को कंप्लीट किया जा सकेगा। अगला अपडेट नेवल एंटीशिप मिसाइल को लेके। वैसे तो इस कैटेगरी में हमारे पास कई तरीके के ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अभी हम DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे नेवल एंटीशिप मिसाइल या NASM-MR मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। इनिशियली इस मिसाइल को एक लो कॉस्ट लाइट वेट कैटेगरी की मिसाइल के तौर पर डेवलप करने का प्लान किया गया था और मेनली इसकी दो वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था, जिनको हेलीकॉप्टर से या फिर नेवी की कोई भी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता था। यानी कि इसे प्राइमरीली एक एयर टू सरफेस एंटीशिप मिसाइल के तौर पर डेवलप करना स्टार्ट किया गया था। लेकिन अभी DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इसके एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको सबमरीन की टॉर्पेडो ट्यूब से ही लॉन्च किया जा सकेगा। इस स्पेसिफिक वेरिएंट को सबमरीन की 533 mm की टॉर्पेडो ट्यूब्स के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा और इसमें एक एडिशनल सॉलिड फ्यूल बूस्टर सेक्शन को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इसे सबमरीन से लॉन्च होने के बाद एक्स्ट्रा थ्रस्ट को प्रोवाइड करने वाला है। इसकी सबमरीन वेरिएंट को डेवलप करने के पीछे जो मेन कारण बताया जा रहा है वो ये है कि इसे आगे चल के हमारी एग्जिस्टिंग सबमरीन में मौजूद SM-39 एक्सोसेट मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है और ये आगे चल के हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन के साथ साथ प्रोजेक्ट 75I के अंदर और प्रोजेक्ट 76 क्लास की जितने भी सबमरीन बनने वाले उन सभी की एक प्राइमरी एंटीशिप वेपन होने वाला है, जो कि ब्रह्मोस और निर्भय जैसे मिसाइल का एक लो कॉस्ट ऑप्शन होने वाला है, जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सके और इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लेके और अभी हम भारत की नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक भारत की तरफ से ऑफिशियल इस बात को पब्लिक नहीं किया जा रहा है और DRDO की तरफ से इस बात से इनकार किया गया कि वो अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 जैसी कोई भी मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अग्नि 5 के बाद अग्नि सीरीज में हमें एक नई डेवलपमेंट जरूर देखने को मिला था, जिसमें लाइटवेट कैटेगरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें अग्नि प्राइम सीरीज और अग्नि 5 मार्क 2 जैसे मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जो कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म होने वाला है। इसी को लेकर अभी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि अभी भारत की तरफ से अग्नि 6 को डेवलप किया जा रहा है और भारत 2027 तक अपनी
सर्विस में अग्नि 6 को फुली ऑपरेशनल करने का प्लान कर रहा है। ये एक डुअल पर्पस मिसाइल होने वाला है जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन को करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली। पहले तो इसको भारत चाहे तो कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर सकता है और इसमें इसकी स्ट्राइक रेंज करीब 9000 किलोमीटर से ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसमें एक साथ 10 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली, यानी कि एक ही मिसाइल से भारत अपनी दुश्मन देश की 10 मेजर सिटी को टारगेट कर सकता है और इसके बाद पूरा चाइना भारत की न्यूक्लियर स्ट्राइक के पूरी रेंज के अंदर आने वाला है। इसके बाद ये जो मिसाइल है इसे एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इमरजेंसी में भारत चाहे तो इसको मिलिट्री सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इंडियन आर्मी अपनी खुद की सैटेलाइट को बिना इसरो की मदद से या फिर बिना किसी स्पेस एजेंसी की मदद से अपने आप ही लॉन्च कर सकता है। इस मिसाइल की एक और खास बात ये होने वाली है कि इसमें डिकॉय मौजूद होने वाले, जो कि इसे जब दुश्मन की तरफ से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, एयर डिफेंस सिस्टम से इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश किया जाएगा, तो ये डिकॉय लॉन्च करके उनको कंफ्यूज करने का काम करने वाला, जिससे इसकी हिट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज होने वाला और साथ ही इसकी इंटरसेप्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाले। लेकिन मजे की बात यह है कि डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 6 जैसी कोई भी मिसाइल को डेवलप करने के लिए ऑफिशियली इनकार किया जा चुका है कि वो कोई भी ऐसी मिसाइल को डेवलप नहीं कर रहे। तो अगर अब ये जो रिपोर्ट यूएस की तरफ से दिया जा रही है बात सही है कि भारत अग्नि 6 जैसी कोई मिसाइल को बना रहा है, तो हो सकता है इसे किसी अलग ही प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम ऑफिशियली अग्नि 6 नहीं होने वाला है बल्कि कुछ और ही होने वाला है, जो कि वक्त आने पर आगे चल के पता चलने वाले, क्योंकि हो सकता है इसको बहुत ही सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट K9 वज्र टी गन्स को लेके, जो कि अभी इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे 100 गन मौजूद हैं और इनकी परफॉर्मेंस से खुश होने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इसे एडिशनल 400 के आसपास गन को खरीदने का फैसला किया जा चुका है, जिनको 2 से 3 अलग अलग बैच में डिवाइड करके ऑर्डर किया जाएगा। वैसे तो ये एक साउथ कोरियन गन है, लेकिन अभी इसे LND की तरफ से TOD के साथ भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इसी बीच इन गन्स की पेरेंट कंपनी हनवा डिफेंस की तरफ से अभी K9 गन्स में एक मेजर अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और अभी इस गन की एक नई वेरिएंट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें इस गन की जो मेन गन है उसे एक लार्जर कैलिबर स्टैंडर्ड की गन से रिप्लेस किया जा रहा है। पहले जो K9 वज्र गन्स हुआ करते थे उसमें 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की मेन गन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी इसे इंक्रीज करके 155 mm और 58 कैलिबर स्टैंडर्ड का गन कर दिया गया, जिस वजह से अब इन गन्स की फायरिंग रेंज 41 किलोमीटर से इंक्रीज होकर 80 किलोमीटर तक होने की बात की गई है और इन गन्स की फायर पावर में एक मेजर अपग्रेड होने वाला है। वैसे भारत की तरफ से अभी जल्दी से ही इसकी एडिशनल 200 यूनिट को ऑर्डर करने का फैसला किया जा चुका था, जिनको स्पेशली लद्दाख रीजन में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा जाने वाला था और ये गन स्पेशली विंटर ऑपरेशन के लिए और हाई अल्टीट्यूड में ऑपरेशन करने के लिए मॉडिफाई होने वाले थे। तो अभी सवाल ये कि क्या भारत इस नई वेरिएंट को खरीदने वाला या फिर पुरानी वेरिएंट के साथ आगे बढ़ने का प्लान किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि नई वेरिएंट भारत के लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होने वाला है, जो कि माउंटेन रीजन में हमें चाइनीज आर्टिलरी गन्स के खिलाफ बेहतर फायर पावर को प्रोवाइड कर पाएगा। अगला अपडेट 20 mm स्टैंडर्ड की कैनन्स या गन्स को लेके या टरेट्स को लेके है। आमतौर पर ऐसे गन्स और कैनन्स को रिमोटली ऑपरेटेड टरेट्स और वेपन स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है और इनको मेनली हेलीकॉप्टर्स में या एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे पास इस सेगमेंट में कोई भी इंडिजिनस सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से अभी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARD, जो कि DRDO के अंडर एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से एक बड़ी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसमें एक 20 mm की गन, एक 20 mm की टरेट और 70 mm की रॉकेट सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। ये एडवांसमेंट भारत के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत करने वाले हैं और हमारी फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भरता को कम करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का की कंपोनेंट एक 20 mm का गन और टरेट सिस्टम होने वाला है, जो कि एक हायर कैलिबर स्टैंडर्ड का गन होने वाला है, जिसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग फ्रेंच ऑरिजिन नेक्स्टर THL-20 टरेट को रिप्लेस करने का काम करने वाला है। इस 20 mm की गन से हेलीकॉप्टर को बेहतर फायर पावर मिलेगी, साथ ही उनकी कैपेबिलिटीज में काफी सुधार भी आएगा। ARD की तरफ से इस 20 mm की गन की डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक पार्टनर भी पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस को काफी तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है और अभी के लिए जो प्रोजेक्ट है फैब्रिकेशन स्टेज में एंटर करने वाली है। इसके अलावा 70 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट की बात करें तो इसको भी डेवलप किया जाने वाला है, जो कि मोस्टली हमारी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी के लिए हम इसके लिए फ्रेंच सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अब इसको इंडिजिनसली डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।